नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री दीपक राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज देश में किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उस पर अपनी राय रखेंगे। और हम इनसे किसानों के उन 10 मुद्दों के बारे में भी बात करेंगे जिस 10 मुद्दों के आधार पे किसानों ने 2020 और 2021 के अंदर देश के अंदर खूब प्रदर्शन किया था। और अब हम इस चीज पे दीपक सर की राय ले रहे हैं। हाँ जी दीपक सर, नमस्कार। आप अपनी हाँ बात रख जी, सकते नमस्कार जी। नमस्कार जी, सुमेर जी, नमस्कार। हैं। जी सर। जी सर, सर आज हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं, जो देश के अंदर इस समय किसानों के जो नेता बन के घूम रहे हैं, जो जाट लैंड की डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? ऐसा है, जो नेता बन के घूम रहे हैं, ये जहाँ तक मैं पिछले किसान आंदोलन को वाच कर रहा हूँ, ये किसी न किसी के गाइडेड नेता हैं। क्योंकि एक साल ये बैठे रहे और एक साल ये बैठने के बाद कोई इनसे पूछने वाला हो कि इनको क्या मिला। किसानों के जो ये कानून आए थे, ये कानून भी किसी साजिश के तहत है ना, सरकार लेके आई थी। और वो कानून इन्होंने एक साथ वो वापस भी ले लिए, क्योंकि वो एक साल बाद लिए। इसमें सरकार और किसान दोनों के दोनों दोषी हैं। अगर किसान वहां 20 दिन और बैठ जाते तो शायद यूपी में आज बीजेपी की सरकार ना होती। और जो एमएसपी का जो मामला ये कर रहे हैं, एमएसपी तय करने का इनके पास जो फार्मूला है, वो कोई भी फार्मूला कहीं भी सूट नहीं हो रहा। क्योंकि हमें हिस्सा चाहिए। जो हमारे उत्पादन से, हमारी जो रॉ मटेरियल से, जो जो पूंजीपति लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसमें किसानों को हिस्सा चाहिए। एमएसपी तो एक छोटा सा मुद्दा है जिसको ये किसानों को बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं है ना किया जा रहा। अच्छा जी। अब सर मैं आपके ऊपर इन 10 प्रश्नों का आपसे 10 प्रश्नों का उत्तर लेना चाहूंगा, जो किसान यूनियन ने भारत सरकार के सामने उस समय रखे थे 2020 और 21 के दौरान। जो हम्म। सबसे पहला इसमें मुद्दा था, वो कृषि कानून को निरस्त करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। पर भारत के प्रधानमंत्री ने किसी भी प्रकार का सत्र ना बुलाया गया, विपक्ष को भी नहीं रखा गया। और एकदम वो देश के नाम संबोधन करते हुए गुरु नानक जयंती पे उन्होंने तीनों कानून वापस लिए। तो इसके ऊपर आप क्या हम्म। बोलना चाहेंगे? ये सीधा, जहां तक मुझे लगता है कि देश में जो भी आंदोलन होते हैं, आज तक जो हुए हैं, जब से मैंने होश संभाला है, लगभग मैं 54 साल का हो गया, जितने भी आंदोलन हुए, किसी न किसी के प्लांटेड आंदोलन है। उन आंदोलनों से हर बार जनता की हार हुई है। अब 750 किसानों की वहां मौतें हुई, कुछ मौतें एक्चुअल हुई, कुछों को वहां है ना बीमारी से मर गए, कुछ और गए। ये 750 मौत हुई। 750 मौत हुई, एक साल तक वहां बैठे रहे। और उसके बाद एकदम आके प्रधानमंत्री ने पूरे के पूरे है ना कानून वापस ले लिए। क्योंकि इस दौरान एक साल में आप नोट करोगे तो इस देश का बहुत सारा रिसोर्सिस इन लोगों ने बेच दिए, हमारे सरकारी उपकरण बेच दिए इन्होंने, सब कुछ बेच दिया। अभी भी ये जो मामला चल रहा है, इसमें भी पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये जितने किसान नेता हैं, ये हर एक से चंदा लेने के सिवा और कोई काम नहीं कर रहे। सिर्फ चंदा ले रहे हैं और बेचारे किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। और किसान पहले से ही मरा हुआ है। हर रोज करीबन करीबन किसानों की 2,500 के करीब किसान सुसाइड कर रहा है। करीबन करीबन हर रोज ये मैं डाटा देख रहा था। इसमें बहुत से किसान अपनी खेती खेती छोड़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन किसी किसान नेता का उस पर कोई ध्यान नहीं है कि हम उनका उत्पादन कैसे बढ़ाएं और उनकी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसके बहुत से कारण है जिस पे आज तक किसी किसान नेता का ध्यान नहीं गया है। और सारे किसान, जितने किसान नेता हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अरबों अरबोपति वो व्यक्ति हैं। और किसानों को मूर्ख बना के अपना उल्लू साधने का काम काम करते हैं। इस पे हमने बहुत कुछ कहा है और आगे भी कहते रहेंगे जितना हमारा सामर्थ्य है। अब सर दूसरा पॉइंट ये था कि एमएसपी और राज्य द्वारा फसलों की खरीद को कानूनी अधिकार बनाना, इसके ऊपर भी आप अपनी राय दें। एमएसपी जो है अभी कितना, मतलब हैरानी वाली बात है। एमएसपी का अर्थ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये मेरे हाथ में पेन है। ये पेन मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बिकता है। और जबकि इस पेन से तो हम अपने सरकंडे से कलम बना के उससे भी काम काम चल जाएगा।
और ये पहले से ही एमएसपी मांग के किसान तो पहले से ही हार रहा है। एमएसपी आपका खेत, मान लिया एमएसपी कैसे तय होगी? आपका खेत आपके घर से कम 20 किलोमीटर दूर होगा या 10 किलोमीटर दूर होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा लगेगा। मेरा खेत मेरे घर से 1 किलोमीटर पे है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम लगेगा, तो आप उसमें एमएसपी कैसे तय तय कर पाओगे? हम पिछले 20 साल से हमारा संगठन ये मांग कर रहा है कि हमें, मान लिया हमने अनाज दिया या चीनी दी या गुड़ दिया बिस्कुट की फैक्ट्री में, और वहां से बिस्कुट बना, पार्ले जी बना और बने, ये बहुत से बिस्कुट आ रहे हैं, या वहां पे ब्रेड बनी, तो हमें उसमें हिस्सा चाहिए, हमें वहां शेयर चाहिए उसका। उससे वो लोग तो करोड़ों रुपए, आलू की चिप्स बनी, आलू तो हम ही दे रहे हैं, उस आलू की चिप्स में ये लेज वगैरह जो बेचते हैं उसमें हमें हिस्सा चाहिए, ना कि एमएसपी चाहिए। एमएसपी दे के तो किसान अपना सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। और ये तो कह रही है कि हम तो एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किसान के इतने बुरे हालात क्यों है कि किसान अपने बेटे को खेती से हटा के कहीं दूसरे धंधे में डालना चाह रहा है, जबकि हमारे हमारे देश में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखित चाकरी, भीख निदान, तो आज उल्टा हो गया है। आज भीख सबसे अच्छी हो गई है, दूसरे नंबर पे नौकरी हो गई है, तीसरे नंबर पे है ना व्यापार हो गया है, और चौथे नंबर पे एग्रीकल्चर है। ये हमारे देश का हालात क्यों हो गया, इस पे विचार करने के लिए हमारा कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा। हाँ जी। अच्छा सर। सर अब ये तीसरा प्रश्न ये था कि पारंपरिक खरीद प्रणाली के बने रहने की आवश्यक आश्वासन जो सरकार से मांग रहे थे किसान। हाँ, तो पारंपरिक पारंपरिक जो हमारी खरीद है, हमारे देश में कभी भी अन्न और ज्ञान का व्यापार नहीं हुआ। अब आप फिर मैंने कहा कि एमएसपी और जो पारंपरिक खरीद की बात कर रहे हैं, आज उत्तर भारत में मैक्सिमम जगह सिर्फ दो ही फसलें पैदा हो रही है ना, मैक्सिमम। एक धान और दूसरे चावल। तीसरी फसल तो हमारे है ना उत्तर भारत में कहीं हो भी नहीं रही। साउथ का तो मुझे नहीं पता वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब उस तीसरी बाकी की जो फसलों के लिए है ना, सरकार क्या क्या करेगी? और अगर इतनी बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि गेहूं और धान इस देश की शराब फैक्ट्रियों को खराब करके है ना दिया दिया जा रहा है, ताकि इस देश में शराब भी बराबर की बनती रहे। और उसमें पारंपरिक खरीद की तो मतलब ही नहीं है कि वो सरकार खरीद लेगी। सरकार तो मान लिया कोई चीज खरीदती है तो उसको पैसे भी कम से कम 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद मिलते हैं। अब खरीद तो जब माना जाए ना, जब आपका माल आया और है ना तुरंत उसने सरकार ने उठा लिया। वहां पे है ना बहुत सा तो माल हमारा सारा का सारा मंडियों पे सड़ जाता है, बहुत सा माल अगर शेड नहीं है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर ये चौथा प्रश्न ये है कि स्वामीनाथन पैनल रिपोर्ट को लागू करना और एमएसपी को उत्पादन लागत से कम 50% से अधिक तय करना। अब स्वामीनाथन ने जो बना दिया, स्वामीनाथन को भी एक गाइडेड उन्होंने किया हुआ है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट बना के बस किसानों के एक है ना लॉलीपॉप किया है ना दिया गया था। मैं कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट का वो हमदर्द नहीं। मैंने तो पहले ही कहा है कि हमें हिस्सा चाहिए, हमें शेयर चाहिए, जो हमारा रॉ मेटेरियल लेके हमें शराब फैक्ट्रियों में भी हिस्सा चाहिए, हमें बिस्कुट फैक्ट्री में हिस्सा चाहिए, हमें कपड़ा फैक्ट्री में हिस्सा चाहिए, क्योंकि इन सब को रॉ मटेरियल किसान देता है। और जब तक ये इस देश में नहीं होगा, किसान बेचारा सुसाइड करता रहेगा। और टिकैत जैसे जो नेता हैं, चंदूनी जैसे नेता हैं, ये किसानों का है ना शोषण करते रहेंगे। इस पे हमें किसानों ने मिलके एक नए सिरे से मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा जी। तो और ये जो पांचवा प्रश्न किसानों का था जी कि कृषि उपयोग के लिए डीजल की कीमतों में 50% तक की कटौती हो। वो बात उनका बिल्कुल सही है कि अगर किसान लोगों का पेट पाल रहा है तो उसको ये चीजें बहुत सस्ती मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें किसानों की बहुत सी है ना कमी ये है कि अगर किसान बैलों से खेती करे, जो उन्होंने उन्होंने जो किसान हमारा जो हल था वो दुनिया की हर समस्या का हल, वो हल ही था, वो तो किसानों ने खूंटी पे टांग दिया, वो तो खत्म हो गया। अब किसान जब से ट्रैक्टर लाया है और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज लाया है, जो मैकेनिकली चीजें लाए है ना लेके अपनी खेती कर रहा है,
उसी से किसान का आज ये हालात हो गया है कि किसान बेचारा सुसाइड कर रहा है। दिक्कत वही है। अच्छा जी। और ये जो इनका छठा प्रश्न था किसानों का जी, एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और 2020 के अध्यादेश को निरस्त करना और पराली जलाने पर दंड और जुर्माना हटाना। ये बात किसान की बिल्कुल ठीक है कि पराली से कोई प्रदूषण नहीं होता, और पराली आज के दिन बहुत कम ही किसान जला रहा है, और वो भी सरकार की सीधी सीधी कमियां है। अब दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का कारण और कोई है, इसका नहीं है। पंजाब में अगर किसी ने पराली जलाई तो दिल्ली तक कैसे पहुंच गई वो? रोहतक में किसी ने पराली जला दी तो वो दिल्ली तक कैसे पहुंच गई? दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उनको पूरा ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है। वजह उसकी कुछ और है, वो किसानों पे थोपी जा रही है पराली के नाम पे। क्या अभी दिवाली पे जब पटाखे जलाए गए थे, जब पॉल्यूशन नहीं हुआ क्या? दिल्ली में जब लोगों ने दिवाली पे पटाखे जलाए, जब पॉल्यूशन नहीं हुआ क्या? जब एक एक्यूआई लेवल इनका जब नहीं हुआ क्या खराब? और बिल्कुल। दिल्ली में जो इतनी फैक्ट्रियां हैं जो पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं, जब है ना उसको कौन देखता है? ग्रीन है ना ट्रिब्यूनल, उसका उसका कहाँ पे ध्यान ध्यान दे रहा है? ये तो हम्म। किसानों को बर्बाद करने की सरकार की सीधी सीधी साजिश है, और उसमें किसान नेता मिलके और सरकार का साथ दे रहे हैं। नहीं तो किसान, हमारा देश का किसान बड़ा उन्नत था, बड़ा साइंटिफिक था, लेकिन उन्होंने हरित क्रांति के बाद से सारा भट्ठा बैठा लिया है। क्योंकि हरित क्रांति सिर्फ चावल और गेहूं की खेती के लिए आई थी, और जब हम दालों पे आत्मनिर्भर थे, लेकिन 1966 में जब से हरित क्रांति आई, जब हमारा उत्पादन तो उन्होंने, क्योंकि उत्पादन इसलिए बढ़ गया कि हर कोई है ना गेहूं और चावल ही बोने लग गया, बाकी दालों है ना दालों को तो भूल ही गया। जबकि दाल हम बाहर से उस टाइम तक नहीं मंगवाते थे, 66 68 तक। उसके बाद से हम दालों को बाहर से मंगाना शुरू किया है। ये बहुत से डाटा हैं, एक इस पे है ना एक किताब भी लिखने की मैं सोच रहा हूँ। अगर वो किताब लिखेंगे तो उसमें बहुत से डाटा आएंगे, और है ना किसानों जो किसान नेता हैं उनका भी है ना ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, पता चल जाएगा। आप उत्तर भारत में कहीं भी आप घूमोगे तो सिर्फ धान और गेहूं की ही फसल हो रही है, बाकी फसल नहीं हो रही है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसानों की तरफ से प्रश्न 7 ये था कि पंजाब में धान और गेहूं की पराली जलाने वाले गिरफ्तार किसानों को रिहा करना। हाँ, उसमें मैं बिल्कुल उसका उनका समर्थन करता हूँ। अच्छा जी। किसानों को पराली, भाई हम अपने खेत में क्या करें, इसमें सरकार कौन होती है? भाई आप हमारे संविधान के अनुसार राइट टू लीव है। आप उसका सामान उठा ले जाओ सारा का सारा, वो क्यों है ना जलाएगा? पराली क्यों है ना जलाएगा वो? आप हम्म। उसका सारा का सारा माल लो ना। बिल्कुल। आपने पहले तो उनसे धान और गेहूं को उत्पादन करने के लिए हरित क्रांति के नाम पे बेवकूफ बना दिया। ये जी। हरित क्रांति थी या हरित हरित क्रांति थी, ये किसान नेता तय तय कर लें। अब आप सरकार से हर बार भीख मांगने के होते हैं कि हमारे केस खत्म करो, फलाना करो। हम इतने मजबूत होना कि सरकार हमसे हमसे हमारे अकॉर्डिंग काम कराए, ना कि हम सरकार के अकॉर्डिंग काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये जो 8वां प्रश्न था किसानों का कि 2020 के बिजली अध्यादेश को निरस्त करना, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें, क्योंकि ये कहीं किसान लोगों को भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये जो बिजली का कानून है, इसमें किसानों को पहले तो सस्ती बिजली मिलती थी। अभी जो आज इस अध्यादेश से पहले है, किसानों को बहुत सस्ती बिजली मिलती थी। उनके है ना कुछ चीजें है ना कुछ रेट के बाद कुछ है ना है लिमिट, वो मैं लिमिट देखनी पड़ेगी मुझे। उसके बाद है ना उस पे है ना टैक्स लगता था, लेकिन अब उसको हालात ये हो गई कि अब किसान को ट्यूबवेल लगाने में भी बड़ी दिक्कतें आएगी, जहां भी उसको ट्यूबवेल की जरूरत पड़ेगी, और बिजली भी उनको आम उपभोक्ता की तरह ही मिलेगी। ये हालात हमारे एरिया में तो शायद इतनी दिक्कत ना आए, लेकिन जो लोग हमारे वहाँ ढानियों में रह रहे हैं, हमारे जी। इस साइड पंजाब में और महेंद्रगढ़ में और फतेहाबाद और सिरसा में, वहाँ पे दिक्कत आई, क्योंकि वो लोग वहाँ घरेलू यूज के लिए भी बिजली यूज कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए भी बिजली यूज कर रहे हैं। तो ये वाला अधिनियम जो है ये भी गलत है, क्योंकि किसानों को, वो इस देश का पेट भरता है, उसको बहुत सी चीजें तो फ्री सरकार ने देनी चाहिए। उस पर तो बिल है ना
लगाना ही नहीं चाहिए। पानी फ्री देना चाहिए, बिजली भी फ्री फ्री देनी चाहिए। कोई इसमें बहुत ज्यादा है ना, देश को घाटा नहीं होगा। अच्छा जी। और किसानों का 9वां प्रश्न किसान संगठनों का ये था कि केंद्र को राज्य विशेषज्ञों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, विभेदीकरण को प्रोत्साहित देना चाहिए। हाँ, ये उन्होंने बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन लेकिन सरकार तो उसको उसको करेगी ना। क्योंकि एग्रीकल्चर उन्होंने सेंटर मैटर बना रखा है, और इसलिए उस पे सारा का सारा मामला आता है, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत ज्यादा कमाना है ना। एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर आज भी पूरे ना भारत में सबसे ज्यादा टैक्स एग्रीकल्चर से ही मिलता है इनको, क्योंकि वो इन इनडायरेक्ट भी मिलता है, डायरेक्ट भी मिलता है। तो वो लोग वो है ना, ये जो किसानों का संगठन जो मांग कर रहा है, इसका हम है ना समर्थन करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। और सर, ये जो किसान नेताओं के खिलाफ जो सभी मामलों को वापस लेने के लिए और उन्हें रिहा करने के लिए भी मुद्दा उठा था 10वें प्रश्न में किसान संगठनों के द्वारा, इस पे आपकी क्या राय है? इस पे किसान संगठनों ने किया क्या था? उन पे जो केसेस बना दिए, बेचारे रास्ता रोका सरकार ने, बदनाम हुए किसान। भाई आपने उस पे रोड पे कीले गाड़ दी और गाड़ दी, आप उनसे मिलो, आप उनको आने दो। उनको सिर्फ यही यही कहना था, भाई आप ट्रैक्टर पे मत आओ, वैसे आओ। इतनी तो बात कहनी थी, उसमें और कौन सी बड़ी बात थी? और उन्होंने आप पे ना, इन लोगों ने उन पे केस बना दिए। और उन पे केस नहीं बनने चाहिए किसानों पे, बेचारों पे। किसान और दूसरी बात, नेताओं पे कितने केस बने हैं? नेताओं बिल्कुल। पे केस बहुत कम बने हैं, जो आम है ना किसान पे बने हैं। और जी अब मैं आपको बताऊं, 1900, अभी जो मैं बात कर रहा था, अभी मैंने रहना डाटा निकाला है। जी। 1966 में अनाजों की प्रति उपलब्धता 3599 ग्राम प्रति दिन थी। 3599 ग्राम प्रति दिन थी, जो कि 1971 में 4176 ग्राम प्रति दिन होगी। 1986 तक 4343 ग्राम प्रति दिन बढ़ी। परंतु उसकी तुलना में दालों की उपलब्धता हरित क्रांति से 1966 में 4802 ग्राम प्रति दिन थी, पर 1966 तक हरित क्रांति से पहले के सतल से भी कम 44 ग्राम प्रति दिन रह गई। अब आप 1966 के बाद जो हमें दालें चाहिए थी, वो तो कम कम होती गई, और बाकी चीज हमारा उत्पादन उत्पादन बढ़ता गया। ये हरित हरित क्रांति में ये काम हुआ है। और अच्छा। मैं कुछ आपको और भी डाटा दूं, मैंने कुछ निकाले थे। जी 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 जी। हैं, अभी मैं, अच्छा, अभी 1950-51 में देश के गणतंत्र होने के समय जब खाद्य और भूखमरी देश के एजेंडा में ऊपर थे, तो जीडीपी में कृषि का हिस्सा 53.1% था। 2011-12 में वो घटकर 13.9% रह गया। योजना आयोग के संकल्पना 2020 में, विजन 2020 में प्रपत्र के अनुसार लक्ष्य यह है कि जीडीपी में कृषि का हिस्सा कम कर 6% तक लाया जाए। अब आप जीडीपी में जो 53.1% था 1950 में, आप उसको एग्रीकल्चर में कम करना क्यों आना चाह रहे हो? एक बिल्कुल। साइड तो देश ये कह रहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है, जबकि जी जी। मेरा मानना ये है कि भारत कृषि प्रधान नहीं, कृषि केंद्रित उद्योग प्रधान देश था। अच्छा जी। यहाँ छोटे छोटे उद्योग हर हर घर में थे। हमारे हमारे देश में कुटुंब बड़े थे, उद्योग छोटे छोटे थे। अब हालात ये हो गए कि कारखाने बड़े बड़े हो गए, और ना कुटुंब से ज्यादा परिवार में रह गए, बल्कि एक एक व्यक्ति का परिवार रह गया, जो हमारे देश के सबसे ज्यादा दुर्भाग्य के काम है। ये तो मेरे पास बहुत से डाटा हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें कभी अपन बात करेंगे, तब मैं जी आपको जी जी। बताऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप अभी इन ये जो किसान नेता आज के समय में, अभी फिर दोबारा दिल्ली में किसानों की कूच हो रही है, और अभी दिल्ली के आसपास किसानों को रोका जा रहा है बॉर्डरों पे, और जो किसान नेता है वो फिर दोबारा किसानों के हितैषी बन के सामने आने को लगे हैं, जैसे राकेश टिकैत हो गए, और जोगिंदर सिंह जी हो गए, अशोक ढडवाल हो गए, और बहुत सारे ऐसे किसान नेता हैं। अब अतुल हम्म, अतुल कुमार अंजान हो गए। तो ये इन किसान नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये किसान नेता, जहां तक मेरा मानना है, किसी न किसी का गाइडेड है। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट तो है राकेश टिकैत। इसका बाप भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है। इसका बाप भी वहां आता था लाल किले में, फिर कोई बात होती नहीं थी, उठ के चला जाता था। अब आप इतने लोगों को लेके आ रहे हो, किसान को इतना काम छोड़ के वो आता है, उसको मिलता क्या है?
लेकिन एक किसान नेता अमीर हो रहे हैं। आज के दिन राकेश टिकैत अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देना, उसके पास, उसके बाप के पास कितनी जमीन थी, आज इसके पास कितनी जमीन आ गई, कितने पेट्रोल पंप हो गए, क्या हो गया और वो कैसे हो गए। बेचारा किसान तो एक साइड सुसाइड कर रहा है और ये अमीर होते जा रहे हैं। किसान नेता कैसे हो रहे हैं? अब ये जो राज्योवाल है, दल्लेवाल है, ये पहले संघ में थे, कोई आम आदमी पार्टी का था, अब वहां से ये बाहर अपने आप निकले हैं या कैसे निकले हैं, ये तो जब कोई जांच हो, जब जब पता चले। क्योंकि ये किसानों के नाम पे सिर्फ अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं और किसान का भलाई कोई नहीं करते। चौधरी छोटूराम और चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का भला करने वाला कोई नेता मेरी तो नजर में आता नहीं, जिन्होंने किसानों को कुछ भला किया हो। हाँ, शोषण जरूर किया है और अभी भी शोषण कर रहे हैं। और इसमें 2-3 मुद्दे हैं जो हम कभी बाद में बात करेंगे उस पे, क्योंकि 1-2 मुद्दा, एक तो हमें सीधी सी बात है कि हमें भी अफीम की खेती देने की परमिशन दी जाए हर किसान को। उस पे सरकार पे लालच क्यों रहे अफीम की खेती के लिए? दूसरा, हमें भी या तो शराब की फैक्ट्रियां बंद की जाएं या हमें भी शराब बनाने की परमिशन दी जाए। हम थोड़ी बना लेंगे, हम 100 बोतल बना लेंगे। अगर यही बात है तो वो ये 2000 5000 एक दिन की बना रहे हैं, तो या शराब है ना सारी बंद कर दी जाए। मतलब एक पूंजीपति शराब बनाए तो वो ठीक, उस पे वो लिख देता है कि शराब पीना आपके लिए हानिकारक है, तो एक किसान भी बना लेगा ना। उसको रॉ मटेरियल तो किसान ही दे रहा है, उसको रॉ मटेरियल तो है ना आएगा कहाँ से? सड़ा हुआ गेहूं किसान किसान का है, चावल किसान का है, और उसमें जौ किसान का है, और जो ये जहाँ शुगर मिल है वहां से जो उसका राला निकलता है वो किसान का है। तो तो मैं पहले से कह रहा हूं, या तो उनमें भी हमें हिस्सा दिया जाए या हमें भी है ना शराब बनाने की परमिशन दी जाए। ये दोहरी दोहरी मापदंड इस देश में क्यों हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सर इस ये जो पे आज आगे के मैं डाटा डाटा पे आगे आगे बात करेंगे, इस पे बाद में और भी कई जी, मुद्दे हैं, हर बार मिलते रहेंगे। जी, 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 जी। और मैं आपसे ये जानकारी भी लेना चाहता था कि ये जो आजकल सत्यपाल मलिक जी, ये पुष्पेंद्र सिंह जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं, जो किसान नेता भी बताते हैं अपने आप को, और पहले ये किसी न किसी पार्टी से भी इनका ताल्लुकात रहा है, जो अब ये चीज़ हम्म। बोल रहे हैं कि हम जाटलैंड बनाएँगे, हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे। ये सब क्या बातें कर रहे हैं? इसके ऊपर भी आप अपना विचार रखें। ऐसा ऐसा है, जाटलैंड बना के या कोई खालिस्तान मांग रहा है। अभी कुछ स्टेट अलग अलग बने थे, अलग उत्तराखंड अलग बना, झारखंड अलग बना, तो वहां के लोगों के हालात तो वही है ना, उससे भी बदतर हो गए हैं। अब आप एक छोटा सा हम यहाँ उदाहरण लेते हैं। अभी यहाँ हरियाणा में 5 जिले और बना रहे हैं, पहले से 22 जिले, 5 और बना देंगे, 27 जिले। उनका खर्चा कौन ओटेगा भाई? हमें जाटलैंड बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि अखंड भारत बने और उसमें कंधार तक हम हो, कंधार भी उसमें हो, उसमें हमारा पूरा पाकिस्तान भी उसमें हो, बांग्लादेश भी हो, बर्मा भी हो, नेपाल भी हो, भूटान भी हो, तिब्बत भी हो, और है ना श्रीलंका भी हो। ये जो जो इस देश के लोगों को, जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, ये सो कॉल्ड हिंदू हैं, ये लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को हमसे दूर कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर ये एक बात वहां के लोगों की पता चल जाए कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो शायद वहां से 60% पॉपुलेशन तो भारत में आ जाए। ये लोग इस देश में असली मुद्दे को हटा के असली मुद्दे का पता ना चल जाए, तो ये नए नए पिलर छोड़ते रहते हैं। कभी वो असली मुद्दे पे बात करें जो आने वाले आना टाइम में कभी भी वो लंबा हो जाएगा। उसके जी, जी, बाद जी, ये सारा का सारा मामला किसी का प्लांटेड है। ये जी। पुष्पेंद्र और ये सतपाल मलिक है, जब यहाँ जाट आंदोलन हो रहा था हरियाणा में लोग है ना जाटों को मार रहे थे, जाटों को 35 वर्षीय एक का नारा दे रहे थे। जब ये पुष्पेंद्र कहाँ था, पुष्पेंद्र चौधरी और सतपाल मलिक, ये तो वहां गवर्नर बना बैठा था और है ना बिल्कुल, मलाई खा रहा था। जी, सतपाल जी। मलिक भी, और है ना पुष्पेंद्र अपने दिल्ली में बैठा, तो है ना दूसरी अपनी वो मामला कर रहा था। जी, 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 आज जी। इसको जाटलैंड की क्या जरूरत आ गई भाई? कल तो वो है ना रावण के साथ जाके ये राजस्थान में हेलीकॉप्टर में घूम रहा था कि हम सत्ता में आएंगे हनुमान बेनीवाल के साथ। जी, 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 जी। जाटलैंड टोटली गलत है, जाटलैंड के खिलाफ है, ये जाटों को मनवाने का काम कर रहे हैं और जाट इनके पाखंड में ना आए। दूसरा, ये सिख धर्म अपनाने का काम कर रहा है कि जाट सिख बन जाएं। अरे सिख गुरु नानक के उसमें तो पहले 4 या 5 चैप्टर तो धन्ना जाट के ये है।
ये गवर्नर रह गया, अभी एक जाट उपराष्ट्रपति है, किसी हमारे जाट महापुरुषों पे छुट्टी तक नहीं है। ये बात करे जाटलैंड की, उसकी तो बात कर नहीं रही है। या तो सारी छुट्टियां बंद कर दो, या हमारी भी किसी महापुरुष पे छुट्टी करो। जी जी ये जी सिर्फ एक साजिश है कि जो अजगर थे, हम जो अजगर में शामिल थे जाट, उसको हटा के बिल्कुल हमें ऐसा अंग भंग कर दिया जाए कि जाट राजपूत कभी आंदोलन कर ही ना पाए। जी जी बिल्कुल हीरो बिल्कुल। को हीरो को बिल्कुल अलग कर दिया, गुजरों को अलग कर दिया। जी अब जाट और राजपूत रह रहे हैं थोड़े से, उनको भी ये बिल्कुल बिल्कुल उसका एक एक, जैसे वो है ना, माइक्रोस्कोप से उसका अलग अलग वो करते हैं ना, वो ये चाह रहे हैं कि जाटों को बिल्कुल गोत्र वाइज में बांट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे हैं। ये बांटने का काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। जाटों के साथ तो ये हाल है कि हरियाणा में रोहतक का जाट फतेहाबाद में उनके रिश्ते नाते नहीं हो रहे। कितनी दूर है फतेहाबाद? 100-150 किलोमीटर है। जी 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 बाहर तो जब आएगा। ये इन लोगों ने, इन पोल राजनीतिक पार्टियों ने जाटों को, राजपूतों को, हीरों को, गुजरों को इतना बांट दिया है, उसमें इतना जहर घोल दिया है बगैर कारण के। अब आप ये देखो, हरियाणा हरियाणा का हीर बीजेपी को वोट डालता है, इसलिए डालता है कि कोई जाट सीएम नहीं बनेगा। लेकिन यूपी का हीर मुलायम को वोट डालता है, और बिहार का हीर है ना लालू को वोट डालता है। बांट दिए ना। वो जी जी वो जी जी। व्यक्तिवाद पे वोट डाल रहा है, व्यक्तियों के नाम पे वोट डाल रहा है। वो इशू बेस्ड नहीं डाल रहा। हाँ जी। जबकि हरियाणा में जहां हीर रह रहा है सबसे ज्यादा, वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा और जी। वो जब जब तक जाटों के साथ मिलके मामला कोई नहीं आएगा, पानी बीजेपी भी नहीं देने वाली उनको। क्योंकि जी पानी तो देश में, फिर बात लंबी हो जाएगी, इस पे कभी बाद में करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है दीपक जी, आज बस हम आपके साथ इतना ही समय लेते हैं। और आपके विचारों विचारों को हम अब जनता के बीच में हम इसको अपलोड करेंगे। और फिर हम जनता ठीक है। की इस पे राय देखेंगे आपके विचारों पे ना। ठीक ठीक है ठीक जी, आज ठीक के लिए है। नमस्कार। थैंक ठीक यू, है। थैंक यू। ठीक है जी।